हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडी और आप सबका फिर से स्वागत करता हूं एडी फॉर योर स्टडी चैनल पर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम भारत के समुद्री तटीय सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर अपन ये देखेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश भारत की समुद्री तटीय सीमाओं का निर्माण करते हैं। इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो ठीक है, इस टॉपिक को बिल्कुल मिस मत करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो समुद्री तटीय सीमाओं का निर्माण करते हैं। तो भारत के 9 राज्य से हैं। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और लास्ट में 9वां है पश्चिम बंगाल। ये तो हो गए 9 राज्य। और अब 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो भारत के समुद्री तटीय सीमाओं का निर्माण करते हैं। वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। दमन दीव दादर और नागर हवेली, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा पुडुचेरी, चौथा है अंडमान निकोबार। तो ये तो हो गए आपके नोट्स। अब मैं आपको ले चलता हूँ मैप पर। तो देखिए ये रहा मैप। इस मैप में अपन उन 9 राज्यों की लोकेशन देखते हैं। तो देखिए पहला है ये गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा जो यहाँ पड़ता है, चौथा है कर्नाटक, पांचवा है केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और 9वां है पश्चिम बंगाल। तो देखिए भारत के ये 9 राज्य ऐसे क्यों हैं जो भारत के समुद्र तटीय सीमाओं का निर्माण करते हैं। इसके अलावा और राज्य क्यों नहीं है। तो इसका आंसर ये है कि ये 9 राज्य सिर्फ ऐसे राज्य हैं जो समुद्र से घिरे हुए हैं। इधर देखिए पूर्व में है बंगाली खाड़ी, पश्चिम में है अरब सागर और नीचे यहाँ दक्षिण में है हिंद महासागर। यहाँ पर मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि जिस सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आप इनको नोट्स बनाइए। आप अलग तरह से मत करना कि कभी आंध्र प्रदेश ले लिया पहले, दूसरा महाराष्ट्र ले लिया, ऐसे नहीं। जो सीक्वेंस में बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आप भी इनको याद करना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने 9 राज्यों की लोकेशन तो आपको बता दी। अब देखते हैं भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेशों की लोकेशन। देखिए यहाँ पर है दीव, ये है दीव, यहाँ पर है दमन और दादर नागर हवेली भी यहाँ पर ही है। दादर नागर हवेली पहला केंद्र शासित प्रदेश तो यहाँ पर है, ठीक है। और दूसरा है लक्षद्वीप, यहाँ पर है। पहला तो हो गया दीव दमन दादर नगर हवेली, दूसरा लक्षद्वीप और तीसरा यहाँ पर है पुडुचेरी, ठीक है। और ये हो गया चौथा, ये तीसरा है पुडुचेरी और ये चौथा है अंडमान निकोबार। ये हो गए 4 केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि कन्फ्यूज मत होना पुडुचेरी की लोकेशन में, क्योंकि पुडुचेरी में मेन 4 जिले हैं। एक जिला तो यही है पुडुचेरी, एक जिला यहाँ पर है कराईकल, है ना, और एक यहाँ पर है माहे जो भी पुडुचेरी में अंदर आता है, और एक यहाँ पर है, इसको बोलते हैं यनम, ये भी पुडुचेरी के अंदर है। तो माहे, पुडुचेरी, कराईकल और यनम ये 4 जिले पुडुचेरी के अंदर आते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। देखिए सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा बनाने वाला राज्य है गुजरात। ध्यान सुनना, सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है गुजरात। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 1214.7 किलोमीटर। ध्यान रखना, सबसे लंबी गुजरात बनाता है। तो सबसे छोटी कौन बनाएगा, सबसे छोटी बनाएगा गोवा। इसकी लंबाई कितनी, ये कितनी लंबी तटीय सीमा बनाता है, उसकी लेंथ है 101 किलोमीटर। तो ये तो हो गए राज्य। अब देखते हैं अपन केंद्र शासित प्रदेशों में। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी सीमा कौन बनाएगा, वो बनाएगा अंडमान निकोबार। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 1962 किलोमीटर, सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला। और सबसे छोटी बनाएगा दीव दमन दादर और नगर हवेली। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ आएगी 42.50 किलोमीटर। ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि भारत की मुख्य भूमि द्वारा बनाई गई तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो देखिए मुख्य भूमिका में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो गुजरात से लेकर केरल और केरल से लेकर पश्चिम बंगाल। ध्यान से देखना दोबारा, गुजरात से लेकर केरल और केरल से लेकर पश्चिम बंगाल तक, यह है भारत की मुख्य भूमि। इसके द्वारा बनाई गई तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर, ठीक है। यह गुजरात से लेकर केरल तक और केरल से लेकर पश्चिम बंगाल तक। तो टोटल लेंथ कितनी है इसकी टोटल लेंथ है 6100 किलोमीटर। और अगर इसके अंदर अपन लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार इन दोनों तटीय सीमाओं की लंबाई भी जोड़ दें तो टोटल बनती है लेंथ, वो है लेंथ 7516.6 किलोमीटर। इसको भी नोट कर लेना ध्यान से।
और देखिए यहाँ पर है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी वो जगह है जहाँ पर तीनों सागर, अरब सागर, बंगाली खाड़ी और हिंद महासागर, इन तीनों का संगम होता है। इसको बोलते हैं यहाँ पर, इन तीनों सागरों का संगम, और इसी को बोलते हैं केप कॉमेरिन बोलते हैं। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? केप कॉमेरिन, इस कन्याकुमारी को, ये जो लोकेशन है यहाँ पर। और भारत का वह तट जहाँ से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है वो है चेन्नई तट। ठीक है, ध्यान रखना इसे भी, क्योंकि चेन्नई तट वो है जहाँ से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। और हाँ, विश्व में सबसे लंबी तट रेखा वाला देश कौन सा है? तो वो है कनाडा। तो यहाँ तक तो हो गई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात। अब अपन देखते हैं कि इन राज्यों के द्वारा जो समुद्र तटीय सीमा बनाई गई है इनको किस नाम से जाना जाता है, और उसके लिए मैंने अलग से मैप तैयार कर रखा है, तो उस पर चलते हैं। देखिए, उससे पहले मैं आपको इन तटों के नाम बता देता हूँ, उसके बाद फिर अपन इनकी मैप में लोकेशन देखेंगे। तो देखिए, पहला है काठियावाड़ तट, दूसरा है कोंकण या फिर सह्याद्री तट, तीसरा केनारा या फिर कन्नड़ तट, चौथा मालाबार तट, पाँचवा कोरोमंडल तट, छठा गोलकुंडा, सातवां उत्तरी सरकार तट, आठवां उत्कल तट। अब देखते हैं अपन इनको मैप में लोकेशन। तो देखिए, पहला है काठियावाड़ तट। अब काठियावाड़ तट की देखिए लोकेशन देखते कहाँ पर है। देखिए, तो गुजरात के इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यहाँ एंड तक, गुजरात का यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड तक, यहाँ गुजरात के एंड तक जो तट है इसको बोलते हैं काठियावाड़ तट, यानी गुजरात के तट को बोलते हैं काठियावाड़ तट। अब देखिए, गुजरात यहाँ पर ख़त्म हो गया, अब उसके बाद स्टार्ट होता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक, ये गोवा तक, जिसमें महाराष्ट्र और गोवा इन दोनों के तटों को मिलाकर एक तट बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोंकण तट या फिर सह्याद्री तट। ठीक है, तो महाराष्ट्र और गोवा भी आ गया। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा तट है जो कर्नाटक का तट है। कर्नाटक का यहाँ से लेकर स्टार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का तट, इसको बोलते हैं केनारा तट या फिर कन्नड़ तट। ये हो गया तीसरा तट। अब चौथा देखते हैं केरल का। तो केरल के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यहाँ एंड तक दिख रहा है आपको, तो केरल की स्टार्टिंग से लेकर यहाँ एंड तक जो तट है उस तट को बोलते हैं मालाबार तट। तो ये होगा चौथा। अब पांचवा देखते हैं। देखिए, यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर केरल तक जो तट थे, ये तो क्या है, स्टेट वाइज डिवीजन था, तो यहाँ समझना आसान था। लेकिन तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक जो तट हैं उनको स्टेट वाइज डिवीज़न नहीं किया गया है, उनको तोड़ा गया है नदियों के द्वारा। मतलब नदियों के मुँह, नदियाँ जहाँ पर डेल्टा बनाती है उसके आधार पर इन तटों को बांटा गया है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, गुजरात से लेकर केरल तक जो ये 4 तट हैं ये आते हैं इनको बोलते हैं पश्चिमी तट के अंदर। ये सब आते हैं पश्चिमी तट के अंदर, ये सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और ये जो चारों तट है ये पड़ते हैं अरब सागर में, ये अरब सागर के तट हैं, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, अरब सागर है और ये तट जो है वो है पश्चिम तट के अंदर। अब देखते हैं इधर तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक। ठीक है, इधर के जो 4 तट हैं वो पड़ते हैं बंगाल की खाड़ी के अंदर, बंगाल की खाड़ी समुद्र के अंदर। ठीक है, और ये जो तट हैं ये तट आते हैं पूर्वी तट के अंदर, पूर्वी तट के अंदर आते हैं ये चारों तट। और देखिए, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ये जो पूर्वी तट में जो 4 तट हैं इनको स्टेट वाइज नहीं तोड़ा गया है, इनको तोड़ा गया है नदियों के आधार पर। तो देखते हैं वो 3 नदियाँ कौन कौन सी है। तो देखिए, ये तो यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ पहले, ये तो है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। और यहाँ से स्टार्ट आती है, देखते हैं, ये है गोदावरी नदी, और एक है महानदी। ठीक है, तो ये 3 नदियाँ हैं। तो देखिए, तमिलनाडु के इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर आंध्र प्रदेश के यहाँ पर जहाँ पर कृष्णा नदी बंगाली खाड़ी में गिरती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। ये है 5वां तट, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। ये तमिलनाडु के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर और आंध्र प्रदेश में जहाँ पर कृष्णा नदी गिरती है बंगाली खाड़ी में वहाँ तक इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। और कृष्णा नदी से लेकर गोदावरी नदी तक जो तट बनता है उसको बोलते हैं गोलकुंडा तट। क्या बोलते हैं? गोलकुंडा तट। ये हो गया आपको 6ठा तट। अब 7वां देखिए, 7वां होता है गोदावरी नदी से लेकर महानदी तक। गोदावरी देखिए ये आंध्र प्रदेश में गिरती है और महानदी गिरती है उड़ीसा से। तो देखिए, गोदावरी से लेकर महानदी तक जो तट बनता है उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। ये हो गया आपका 7वां।
अब आठवां देखिए, महानदी से लेकर पश्चिम बंगाल के लास्ट तक, ये यहाँ तक जो तट बनता है उसको बोलते हैं उत्कल तट। तो इस तरीके से अपन ने जो 8 तट हैं उनकी लोकेशन देख ली। पहला काठियावाड़, दूसरा कोंकण, तीसरा कैनरा, चौथा मालाबार, पांचवा कोरोमंडल, छठा गोलकुंडा, सातवां उत्तर सरकार, आठवां उत्कल तट। और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा होती है, ये भी चीज़ आप ध्यान रखना। तो अब मैं आपको भारत के 2 जल क्षेत्रों के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें पहला तो है प्रादेशिक जल सीमा और दूसरा है भारत का संलग्न क्षेत्र। तो पहले अपन इनको नोट्स में देखते हैं, उसके बाद फिर अपन इनकी लोकेशन मैप में देखेंगे। यहाँ पर पहला क्षेत्र है प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा भारत के तटीय जल का ऐसा भाग होता है जो भारत की आधार रेखा से 12 समुद्री मील दूरी तक फैला हुआ है। इसे क्षेत्र जल भी कहते हैं और इस पर संपूर्ण अधिकार भारत का होता है। और यहाँ पर देखिए, 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर होता है। और देखिए दूसरा जलीय क्षेत्र है भारत का संलग्न क्षेत्र। भारत की आधार रेखा से 24 समुद्री मील दूरी तक फैला हुआ जलीय क्षेत्र भारत का संलग्न क्षेत्र कहलाता है। ये तो अपन ने नोट्स में पढ़ लिया। अब देखते हैं अपन को मैप पर। तो देखिए, ये जो भारत की तटीय सीमा है, यहाँ पर किसी भी पॉइंट से 12 समुद्री मील दूरी तक जो जलीय क्षेत्र है उसको बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा। और अगर 24 समुद्री मील दूरी तक अगर जलीय क्षेत्र की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं भारत का संलग्न क्षेत्र। जो ये दोनों हैं, इन दोनों पर भारत का अधिकार होता है। तो ये था भारत का समुद्र तटीय रेखाओं या फिर सीमाओं का पार्ट 1, जिसके अंदर अपन ने समुद्र तटीय रेखाओं के बारे में जितने भी थ्योरी वाले टॉपिक थे वो सारे पढ़ लिए। और पार्ट 2 के अंदर अपन इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। क्योंकि भले ही आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया हो, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जब आप क्वेश्चन का आंसर देते हो फिर भी आप कन्फ्यूज होते हो किसका आंसर क्या रहेगा। तो इसके लिए अपन ने अलग से वीडियो बनाई है जिसमें अपन इससे संबंधित, इस टॉपिक संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर है सब सोल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि कमेंट करने के बाद ही पता पड़ेगा कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। तो इस कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू।